नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, रीट मेंस जो 2026 में लगने वाली है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन के साथ ही फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन आप जो रीट 2026 में एग्जाम देने वाले हो उससे पूर्व आपको पता होना चाहिए कि अब से पूर्व जो एग्जाम लगी रीट की उसका पेपर कैसा आया, उस पेपर का लेवल कैसा था, क्वेश्चन को किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी का आपको पता होना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रीट L1 में जो क्वेश्चन आए थे प्रीवियसली एग्जाम में उनको करेंगे। उसके बाद में L2 में सब्जेक्ट वाइज जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको हम देखने वाले। सबसे पहले हमें ज्योग्राफी पेपर सॉल्यूशन देखेंगे, जिसकी एग्जाम कब लगती है, 2023 में एग्जाम। रीट पेपर 2022 की वैकेंसी थी, इसका एग्जाम लगती है 2023 में, जिसमें ज्योग्राफी क्वेश्चन आज हम देखने वाले विद डिटेल के साथ में। किसके लिए, रीट L1 के लिए। देखिए, सबसे पहले उससे पहले देख लीजिए, कर्मचारी चयन बोर्ड का पेपर है, उसका फर्स्ट पेज है, उसको लिया गया है कि रीट मेंस का 2022 के एग्जाम जो कब लगती है, 2023 में लगती है। मॉर्निंग लेवल 1 जो क्लास 1 से लेकर 5 तक के प्राइमरी टीचर के लिए थी। इसी के साथ इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं बच्चों के लिए कि पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ये आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बता दिया गया है कि कुल क्वेश्चन कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और नंबर होंगे 130 और सॉरी 300 क्वेश्चन नंबर होंगे। और इसी के साथ यदि आप देखो, क्या देखोगे आप, टाइमिंग देखोगे तो टाइमिंग कितना होगा, टाइमिंग आपके लिए 2.5 घंटे का टाइम हुआ। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 130 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसी के साथ देखिए, इंस्ट्रक्शन कुछ और बातें दी गई है जिसको आप ध्यान से पढ़ सकते हो। जो वर्तमान में जो एग्जाम लगेगी उसी में भी इसी तरह के इंस्ट्रक्शन होंगे जो आपके लिए जरूरी है। आगे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं आता है। ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम जो 2023 में लगती है उसमें पूछा गया था। क्या पूछा गया था, प्रशासनिक दृष्टि से वन। आपको पता है प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 प्रकार में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें सबसे पहले होता है आरक्षित वन, दूसरा होता है रक्षित या संरक्षित वन, तीसरा होता है अवर्गीकृत वन। ये प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 प्रकारों में बांटा गया। प्रशासनिक दृष्टि से बोलो आप या अभिलिखित प्रकार से बोलो, एक बार देखिए। ये देखिए, प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक प्रशासनिक दृष्टि से वनों के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं वनों के, 3 प्रकार होते हैं प्रशासनिक दृष्टि से। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन देखिए, आरक्षित वन। कौन से वन, आरक्षित वन। सेकंड कौन से होते हैं, रक्षित वन। रक्षित वन, यहां पे से संरक्षित वन या सुरक्षित वन, किसी भी नाम से जान सकते हो आप। सुरक्षित सुरक्षित वन। हेड देखिए, हेड कौन से होते हैं, अवर्गीकृत वन। कौन से वन, अवर्गीकृत अवर्गीकृत वन। ये प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटे गए हैं। लेकिन यदि हम नवीनतम वन रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे डाटा कितने कितने पाए जाते हैं, तो आप देखोगे आरक्षित वन है, ये कितने पाए जाते हैं, 37.05% पाए जाते हैं। जबकि आप देखोगे रक्षित वन 56.55% पाए जाते हैं। और अवर्गीकृत देखोगे यहाँ पे 6.40% पाए जाते हैं। आपसे जिला पूछे सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं ये वन, आरक्षित वन, उदयपुर जिले में। कौन जिले में, उदयपुर जिले में। इसी के साथ रक्षित या संरक्षित या सुरक्षित वन पूछे कौन जिले में, 12 जिले में। कौन जिले में, 12 जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। जबकि आपसे पूछे अवर्गीकृत वन कहां पाए जाते हैं सर्वाधिक, बीकानेर जिले में। कौन जिले में, बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले में पाए जाते हैं। ये 18वीं वन रिपोर्ट नवीनतम डाटा के अनुसार है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार, 18वीं वन रिपोर्ट नवीनतम डाटा के अनुसार। अभी एग्जाम 2022 में लगती है उसमें पूछा गया था कौन सा प्रकार नहीं है। अब की एग्जाम पूछा जा सकता है अवर्गीकृत वन कितने % पाए जाते हैं, यह पूछा जा सकता है आरक्षित वन है सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं। ये हमारा प्रशासन दृष्टि से वनों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए। इसी के साथ कुछ यदि बच्चे जानना चाहें देख लीजिए, आरक्षित वन वह वन होते हैं
जिन पर पूर्णतः कटाई पर या पेड़ पौधे पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, पूर्णतः प्रतिबंध होते हैं, आरक्षित वन कहलाते हैं। रक्षित वन या संरक्षित सुरक्षित वन ऐसे वन जिस पर सरकार की सहमति से या सरकार के द्वारा पूछताछ के पश्चात उसमें वनों की कटाई किया जा सकता है या वहां पर आवागमन किया जा सकता है। एवरीकर वन देखें तो ऐसे वन जिन पर किसी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं होता, वहां पर आवागमन हो सकता है, साथ ही पेड़ों की वनों की कटाई भी की जा सकती है। ये कौन से होते हैं? एवरीकर। अब देखिए बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों की प्रशासन वर्गीकरण श्रेणी में नहीं आता है? आरक्षित वन बिल्कुल आता है, आरक्षित वन, एक मिनट रुकिए, आरक्षित वन बिल्कुल आते हैं। कितने हैं? देखिए आरक्षित वन 37.05% में सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं। आगे देखिए सुरक्षित वन, संरक्षित या रक्षित वन 56.55% पाए जाते हैं और देखिए सर्वाधिक 12 जिले में। एवरीकृत वन 6.40 बीकानेर जिले में, एवरीकृत वन 6.40 बीकानेर जिले में। तो कौन से वन नहीं पाए जाते? अनारक्षित वन। कौन से नहीं पाए जाते? अनारक्षित वन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, एक बार देख लीजिए आप, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। प्रश्न के पूछा है चंबल बेसिन, आपको पता है चंबल नदी है वो कहां से निकलती है? धार नामक स्थान एमपी से निकलती है और राजस्थान के हाडोती पठार और पूरी मैदानी प्रदेश के सीमा से गुजरती हुई यूपी में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। किस मिल जाती है? यमुना नदी में यूपी मिल जाती है। यह कौन सी नदी है? चंबल नदी। देखिए एक बार चंबल नदी के बारे में, चंबल नदी, चंबल नदी देखिए कहां से निकलती है? धार नामक स्थान, धार नामक स्थान एमपी से निकलती है और राजस्थान में बहती हुई यमुना मिल जाती है। कौन सी नदी में? यमुना नदी मिल जाती है। कहां पर मिल जाती है? यूपी में। ठीक है, आगे देखिए, चंबल नदी है वो किसके यहां बोल सकते हो? हाडोती। हाडोती, एक मिनट रुकिए, सॉरी, हाडोती व पूर्वी मैदानी, पूर्वी मैदानी प्रदेश के सीमा पर बहती है। ठीक है, और जब ये बहती है तो क्या होता है? प्रवाहित, प्रवाहित के दौरान, प्रवाहित क्या बनाती है? प्रवाहित के दौरान उत्खात भूमि, क्या? उत्खात भूमि, यहां बोल सकते हो उबड़ खाबड़ भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण करती है, भूमि का निर्माण करती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे बीहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीहड़। क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। यहां पे से क्या कह सकते हो? अवनालिका, अवनालिका, अवनालिका कहा जाता है। आगे समझ में कि चंबल नदी है वो एमपी से निकलती है, यूपी में जाके राजस्थान से बहती हुई यूपी में जाके मिल जाती है। सर्वाधिक बात करें हाडोती जिले में, हाडोती जिले और पूरी मैदानी प्रदेश में सीमा, दोनों की सीमा पर बहती है और इसी के साथ ये हाडोती प्रदेश वाले क्षेत्र में उबड़ खाबड़ और उत्खात भूमि का निर्माण करती है। इसे क्या कहा जाता है? बीहड़ या अवनालिका के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक बीहड़ कहां पाए जाते हैं? धौलपुर जिले में। देखिए एक बार इसको लिखिए फैक्ट को, सर्वाधिक बीहड़, सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर जिले में, धौलपुर जिले में मिलते हैं। और इसी के साथ आपको यह पता होगा, या लिख लीजिए,
साथ में कुछ फैक्ट लिख लिए। क्या फैक्ट है? बीयड, बीयड की रानी किसे कहा जाता है? बीयड की रानी। और एक हो गया बीयड का राजा, बीयड का राजा। बीयड की रानी किसे कहा जाता है? बीयड की रानी करौली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? करौली। और बीयड का राजा किसे कहा जाता है? धौलपुर को। किसे कहा जाता है? धौलपुर को, धौलपुर को कहा जाता है। ये चंबल नदी संबंधित कुछ फैक्ट हो गए जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था। प्रश्न देखिए, चंबल बेसिन की खंड भूमि को, खंड भूमि मतलब है उत्खात या ऊबड़ खाबड़ भूमि को क्या कहा जाता है? अवनालिकाएं। बिल्कुल सही है, बीयड या अवनालिकाएं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, आगे सेम क्या है? सेम एक प्रकार की समस्या है जो घग्गर बेसिन में मिलती है, या घग्गर बेसिन में ये समस्याएं पाई जाती है। कौन सी क्या है? सेम समस्या क्या है? घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन में समस्या देखने को मिलती है। घग्गर बेसिन कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। इसी के साथ इसमें क्या है? सेम की समस्या में क्या होती है? मिट्टी की, मिट्टी की उर्वरकता, मिट्टी की, एक मिनट रुकिए, उपजाऊपन में कमी आती है। क्यों कमी आती है? क्योंकि सेम की समस्या होती है जो वहां होती है जहां पर सर्वाधिक रूप से सिंचाई की जाती है। यह सिंचाई अधिक मात्रा में की जाती है, तो जिसके कारण मिट्टी में लवणता हो जाती है। लवणता होने के कारण मिट्टी के उपजाऊपन में कमी आती है, जो सेम की समस्या। और सर्वाधिक सिंचाई कहां पर की जाती है? राजस्थान में। सर्वाधिक सिंचाई बेसिन प्रदेश में, घग्गर बेसिन में की जाती है, जिसके कारण सेम की समस्या भी घग्गर बेसिन में सर्वाधिक देखने को मिलती है। आगे देखिए, चादर दुल्हन क्या है? चादर दुल्हन एक प्रकार मृदा का अपर्दन है। मृदा की मिट्टी है, ऊपरी परत एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या है? राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। कौन सी वालर कृषि है जो प्रकार है वालर कृषि का? स्थानांतरण कृषि, अंतर कृषि, व्यापारी कृषि, बागवानी कृषि। ठीक है, सबसे पहले देखिए बागवानी कृषि क्या होती है। ऐसी कृषि जिसमें फल, फूल, सब्जियां आदि का उत्पादन किया जाता है, बागवानी कृषि कहलाती है। कौन सी कृषि होती है? जिसमें फल, फूल, सब्जियां सब्जियां आदि का उत्पादन होता है। आदि का क्या होता है? उत्पादन होता है। कौन सी कृषि कहलाती है? बागवानी कृषि कहलाती है। आगे देखिए व्यापारिक कृषि, जिसे नकदी कृषि के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। इसमें खेती की जाती है, जो फसल उत्पादित होती है उसे आसपास के क्षेत्रों में या बाहर मंडियों में बेचा जाता है और उससे लाभ प्राप्त की जाती है। क्या कहलाती है? व्यापारिक कृषि। इसके क्या किस नाम जाना जाता है? इसे नकदी, नकदी कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। आगे देखिए अंतःकृषि। अंतःकृषि ऐसी कृषि होती है जो किसी निश्चित क्षेत्र विशेष में, मान लो कोई क्षेत्र है, उस निश्चित क्षेत्र में जो कृषि की जाती है अंतःकृषि कहलाती है। क्योंकि एक निश्चित क्षेत्र विशेष में, निश्चित क्षेत्र विशेष में, निश्चित क्षेत्र
विशेष में होती है। आगे देखिए स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि ये भी कृषि प्रकार है। इसमें क्या की जाती है कि किसी, आप देखो किसी जगह पर खेती की जाती है, खेती कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उस क्षेत्र विशेष में मिट्टी के उपजाऊपन में कमी आती है। मिट्टी के उपजाऊपन में कमी आने के पश्चात उस जगह या स्थान को छोड़ दिया जाता है, किसी अन्य जगह जाया जाता है। वहां पर यदि पेड़ पौधे होंगे या कोई जंगल होगा, उनके पेड़ पौधों की कटाई की जाती है। जंगल होता है तो उसे या तो काट कर या जलाकर साफ किया जाता है। जैसे जलाकर साफ कर दोगे, वहां पर मैदान क्षेत्र बचेगा, उसमें वापस क्या करोगे, कृषि करने लग जाओगे। तो कृषि कहलाती है स्थानांतरण कृषि। ठीक है। अब ये जो वालर कृषि है, ये भी एक स्थानांतरण कृषि का ही प्रकार है, क्योंकि इसमें भी क्या की जाती है, ग्रासीय जनजाति द्वारा वहां के पेड़ पौधों, फसलों को, पेड़ पौधे हैं या जंगल, उनको काट कर या जलाकर नष्ट किया जाता है और वहां पर खेती की जाती है। तो इसलिए वालर कृषि कौन सी कृषि है, स्थानांतरण कृषि। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब जनजाति, कुछ जनजाति जैसे राजस्थान है, उसमें कई प्रकार की जनजाति पाई जाती है। कुछ जनजाति ऐसी होती है जो स्थानांतरण कृषि करती है। उन जनजातियों को देखने वाले हैं, और वो कौन कौन सी स्थानांतरण कृषि करती है, एक बार देखिए। एक बार देखिए कुछ जनजातियों के बारे में। देखिए जैसे कुछ कृषि देखिए, अभी देखा हमने वाल कृषि। कौन सी कृषि, वालर। आगे देखने वाले हैं वातर। और कौन से देखेंगे, दजिया, दजिया। और कौन से देखेंगे, चिमाता। ये प्रमुख कृषि है जनजाति द्वारा जो की जाती है, चिमाता। देखिए अब सबसे पहले वालर कौन सी करती, वालर कृषि कौन सी जनजाति कृषि है, ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति द्वारा की जाती है। वातर किसके द्वारा की जाती है, शहरीय जनजाति, शहरीय जनजाति द्वारा की जाती है। आगे देखिए दजिया और चिमाता, दोनों दोनों भील जनजाति द्वारा, किस जनजाति द्वारा, भील जनजाति द्वारा। फिर इनमें अंतर क्या है, दजिया कृषि में क्या अंतर है, देखिए दर्जी दर्ज सॉरी दजिया कृषि है और चिमाता कृषि है। दजिया कृषि है, उसमें क्या करा कर, काट कर, काट कर। कौन क्षेत्र में की जाती है, मैदानी क्षेत्र में। कौन से में, मैदानी क्षेत्र में। आगे देखिए चिमातम क्या होती है, काट कर, सॉरी जलाकर। क्या आएगा, जलाकर, जलाकर। कौन क्षेत्र में की जाती है ये, पहाड़ी क्षेत्र में। कौन क्षेत्र विशेष में, पहाड़ी क्षेत्र में। अब समझिए वापिस, वालर और वातर समझ में आ गया आपके, कि क्योंकि इसमें जो ग्रासीय जनजाति करती है, इसमें शहरी जनजाति करती है। ठीक है। कौन जनजाति, शहरी जनजाति। अब देखिए दजिया और चिमातम के अंतर है। ऐसे तो दोनों कृषि भील जनजाति करती है, लेकिन दजिया कृषि है, उसको किया जाता है किसी मैदान क्षेत्र में। ऐसा मैदान क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा क्या हो गए, पेड़ या वृक्ष उगे हो, उनको काट दिया जाता है और काट कर उस क्षेत्र विशेष में कृषि की जाती है, उसे दजिया कृषि कहते हैं। लेकिन आप देखो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर क्या होता है, फसल, वहां पर जो पेड़ पौधे उगे हैं या जंगल उगे हैं, उन्हें काटना बहुत ही कठिन या दुर्लभ होता है। तो उस क्षेत्र को काटा नहीं जाता, उन जंगलों को क्या किया जाता है, जला दिया जाता है, और जलाकर जो कृषि की जाती है उसे चिमाता कृषि कहते हैं। ठीक है। ऐसे तो एग्जाम में अभी तक जो क्वेश्चन आता है, ये पूछ जाता है निम्न में से कौन सी स्थानांतरण कृषि है जो राजस्थान में की जाती है। ये चार कृषि है जिनसे क्वेश्चन आता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन गहराई से पूछ लिया जाता है, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एग्जाम या लेवल 2, जो रीट के लेवल 2 वाले स्टूडेंट, उनमें पूछ लिया जाएगा कि वालर कृषि, इस वालर एक स्थानांतरण कृषि है, कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है, आपको चार जनजाति पूछ लिया जाएगा। ये फिर पूछ लिया जाएगा मैदानी क्षेत्र में फसलों को, सॉरी मैदान क्षेत्र में जंगलों को काट कर जो कृषि भील जनजाति कृषि है, उसे किस नाम जाना जाता है, वालर, वात्रा, दजिया, चिमाता। राइट आंसर क्या होगा, दजिया। आगे समझ में, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ले लिया। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। भारत में जो वन जीव संरक्षण अधिनियम है, वो भारत में कब लागू होता है, एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है, कोई डाटा डिटेल नहीं है। तो देखिए एक बार कब क्या है, भारतीय भारतीय वन वन
जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू होता है? 1972 में। लेकिन आपसे ये पूछा जाए इसे राजस्थान में कब लागू किया गया था, तो आप देखिए राजस्थान में लागू, राजस्थान में लागू, राजस्थान में कब लागू किया जाता है इसे? राजस्थान भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को 1973 पूरा देखें तो 1 सितंबर 1973 में इसे लागू किया गया था। हमारे लिए ऐसे तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में कुछ पूछा जाता है भारत में कब लागू हुआ, और ऑप्शन में आते हैं 1972 1973, दोनों ऑप्शन में आते हैं और बच्चे कंफ्यूज होकर 1972 कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है राजस्थान में 1973 में होता है, जबकि ये 1972 में किसमें होता है? भारत में अंदर होता है। एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, राजस्थान पुलिस है, वीडियो की है, पटवार एग्जाम में बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसका आंसर 1972 करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है 1 सितंबर 1973 यदि कंप्लीट सन पूछ लिया जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1992 में हाथी है उसको वन्यजीव संरक्षण के रूप में किया गया था, किसको? हाथी को किया गया था, हाथी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1992 में। आगे देखिए जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक का है वह किसी एक भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है, कहलाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बोल सकते हो न बोलो, ये केवल एक परिभाषा डेफिनेशन दी गई है। वो 2011 के जनगणना के अनुसार हो सकता है जैसे अब नई जनगणना आए उसमें चेंज कर दिया जाए, लेकिन जब 2011 की जनगणना थी उसमें यह कहा गया था कोई भी व्यक्ति जो 7 वर्ष का, कम से कम 7 वर्ष का होना चाहिए, और 7 वर्ष के साथ किसी भी एक भाषा को, उसके क्षेत्र विशेष की कोई सी भाषा हो सकती है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, किसी भाषा, एक भाषा उसको अच्छी तरह से पढ़े और लिख सकता है, उसे साक्षर कहा गया। क्या कहा गया? साक्षर कहा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। एक बार देखिए साक्षर का अर्थ क्या कहा गया? उसे पढ़ा लिखा, साक्षर का अर्थ पढ़ा लिखा, साक्षर। क्या कहा गया? कोई भी व्यक्ति जो 7 वर्ष का हो या 7 वर्ष से अधिक का हो, वह किसी भी एक भाषा को पढ़ व लिख सकता है, उसे क्या कहा गया? साक्षर कहा गया। यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें राजस्थान की साक्षरता कितनी थी, देखिए एक बार। यदि 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 66.1% क्या राजस्थान की साक्षरता है। यदि आपसे सर्वाधिक पूछा जाए किस जिले की है, मैक्सिमम पूछा जाए किस जिले की है, और मिनिमम पूछा जाए किस जिले की है, मैक्सिमम किस जिले की है? मैक्सिमम कोटा जिले की है। जबकि मिनिमम पूछा जाए, मिनिमम जालोर जिले की है। किसकी है? जालोर जिले की साक्षरता है। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल साक्षरता का अर्थ क्या है और इसकी डेफिनेशन 2011 के अनुसार क्या दी गई है, और राजस्थान साक्षरता क्या है, बिल्कुल पढ़ लिया। निरक्षर का अर्थ तो होता है अनपढ़ या जो पढ़ा लिखा न हो। आगे देखिए स्नातक का अर्थ होता है जो ग्रेजुएट हो, जिसने जैसे बीए, बीएससी या बीटेक कोई भी ग्रेजुएट की डिग्री कर ली हो, साक्षरता। विकर्त होता है ज्ञानी या विद्वान व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिले में विस्तृत? आप देखोगे जैसे 5th नंबर है क्वेश्चन है, उसके बाद में आप देखो क्वेश्चन संख्या कुछ अलग है, कंटिन्यू नहीं आ रही है। इसका कारण क्या है आपको बता दिया, केवल हम यहाँ पर ज्योग्राफी में आए क्वेश्चनों को देखने, अन्य सब्जेक्ट में आपको अलग क्लास मिलेगी टीचर के द्वारा, आपको यहाँ पर केवल ज्योग्राफी में आए क्वेश्चनों को हमें देख रहे हैं। प्रश्न क्या पूछा है? मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिले में विस्तृत है? मुकुंदरा पहाड़ी बार पूछा गया, जोधपुर, नागौर, झालावाड़, कोटा, पाली, सिरोही, अजमेर, जयपुर। देखिए एक बार कौन सी पहाड़ी बार में देख रहे हैं हम? मुकुंदरा की पहाड़ियां।
मुकुंदरा मुकुंदरा की पहाड़ियां, ये कहां पाई जाती है? मुकुंदरा की पहाड़ियां मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं वो कोटा से लेकर झालावाड़, कोटा से लेकर झालावाड़ जिले तक पाई जाती है। झालावाड़ तक ये पहली है। कौन सी? मुकुंदरा पहाड़ी। मुकुंदरा की पहाड़ी है मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? गागरेरोनी तोते के लिए। गागरेरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी मुकुंदरा पहाड़ी है, इसीलिए मुकुंदरा पहाड़ी है कोटा से लेकर झालावाड़ तक पाई जाती है, गागरेरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ मुकुंदरा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? राष्ट्रीय उद्यान दर्जा किसे? मुकुंदरा को 2012 के अंतर्गत। और इसे बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना का दर्जा कब दिया जाता है? 2013 में। कब दिया जाता है? 2013 में। ठीक है, ये मुकुंदरा संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट हो गए जो एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से हो गए? सर्वप्रथम मुकुंदरा पहाड़ियां कोटा से लेकर झालावाड़ की मध्य पाई जाती हैं, गागरोन तोते के लिए प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय उद्यान 2012 में, और बाघ परियोजना बात करें तो 2013 में बाघ परियोजना के दर्जा दिया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर क्या है? उच्चतम हाईएस्ट पॉइंट क्या है? अरावली है, उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? ये पूछा गया है। कौन सी है? गुरु शिखर है, शेर है, जरगा है या तारगढ़ है? देखिए गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 या 1727 मीटर है। ठीक है, यह अरावली है, उसका हाईएस्ट पॉइंट है। कहां पर पाया जाता है? सिरोही या माउंट आबू, सिरोही जिले के माउंट आबू में ये पहाड़ी या चोटी देखने को मिलती है। इस पहाड़ी चोटी है, इसे क्या कहा जाता है? संतों का शिखर भी कहा जाता है। संतों शिखर कहने का मुख्य कारण क्या है? कर्नल जेम्स ने कहा गया यहाँ पर संत मुनि ऋषियों द्वारा तपस्या की गई थी, इस कारण संतों का शिखर कहा गया। और इस गुरु शिखर है, उसका नाम भी एक ऋषि दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। देखिए एक बार इसके बारे में, ये देखिए क्या पूछा गया है? अरावली, अरावली का उच्चतम शिखर क्या है? उच्चतम शिखर क्या होगा? गुरु शिखर। कौन सा होगा? गुरु शिखर। किस जिले में? सिरोही जिले में। सिरोही जिले में। इसकी ऊंचाई बात करें, कितनी ऊंचाई है इसकी? ऊंचाई कितनी है इसकी? 1722 या 1727 मीटर। ठीक है, इस गुरु शिखर है 1722 या 1727 की मीटर है ऊंचाई है। और इसका नामकरण नामकरण किस ऋषि के आधार पर? गुरु दत्तात्रेय, ऋषि दत्तात्रेय के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? संतों का शिखर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संतों का, एक मिनट रुकिए, संतों का शिखर भी इसे कहा जाता है। संतों शिखर कहने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड, इसके द्वारा क्या कहा गया? संतों का शिखर कहा गया था। अब आगे देखिए, शेर। शेर ये भी अरावली के एक सेकंड नंबर की सबसे हाईएस्ट चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। ये कहां पर है? ये भी सिरोही जिले में।
कौन जिले में? सिरोही जिले में। आगे देखिए जरगा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1430 मीटर है। किस जिले में है? उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में, ठीक है। नाग तारगढ़ के बारे में जानते हो, कहां पर है? अजमेर में। तारगढ़ कहां पर है? अजमेर जिले में। अजमेर जिले में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत गौरव रेल, ये करंट का क्वेश्चन है। जब ये 2023 में एग्जाम लगी, उससे पूर्व 2022 में भारत गौरव रेल एक परियोजना चालू की गई थी। कब की गई थी? 2022 में। इसकी शुरुआत कब की गई थी? शुरुआत 2022 में की गई थी, ठीक है। शुरुआत 2022 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित देना, क्योंकि बाहरी क्षेत्र के पर्यटन, बाहरी क्षेत्र के पर्यटन है, उनका प्रोत्साहन लेने के लिए कुछ अन्य परियोजनाएं चलाई जा रही थी। लेकिन जो भारत के अंदर घरेलू पर्यटन क्षेत्र है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए घरेलू पर्यटन प्रोत्साहन योजना के लिए भारत गौरव रेल परियोजना संचालित की गई थी 2022 में। और 2023 में एग्जाम लगती है, तो करंट से रिलेटेड करते हुए इस क्वेश्चन को पूछा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन अब दोबारा आएंगे तो आप ध्यान रख लिया, करंट संबंधी कोई परियोजना चलाई जाती है सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ये पर्यटन टॉपिक से जोड़ते हुए क्वेश्चन पूछ जाता है। और आपको पता है पर्यटन से जब भी क्वेश्चन आता है, वो पुराने क्वेश्चन कम आते हैं, हमेशा करंट से जोड़कर पूछ जाते हैं। कहां पर क्या योजना संचालित की गई, कहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया गया, कहां पर कोई नए निर्माण किया गया, वो क्वेश्चन को पूछ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मानेरा टीबा खाल जगह का प्रमुख खनन क्षेत्र है। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लिग्नाइट या चूना पत्थर, किसके बारे में पूछा गया है? मानेरा और टीबा, ये कहां पर प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं? देखिए एक बार, मानेरा टीबा दो अलग अलग है, एक नहीं है, क्या है? दो अलग अलग है। मानेरा टीबा, देखिए एक बार, जैसलमेर जिले में। देखिए एक बार जैसलमेर जिले के बारे में, जैसलमेर जिला है, उस जिले में कुछ क्षेत्र, जैसे आप नाम सुनोगा जरूर, गोटारू या बागेवाला, गाडेवाला, मानेरा, मानेरा टीबा, ये प्रमुख क्षेत्रों के बारे में आप नाम जरूर से, टीबा या टिब्बा दोनों है। ये प्रमुख क्षेत्र है, जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। और ये किससे संबंधित है? प्राकृतिक गैस। किससे संबंधित? प्राकृतिक गैस से संबंधित प्रमुख क्षेत्र है। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस से संबंधित प्रमुख क्षेत्र विशेष है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखिए, पेट्रोलियम, राजस्थान के पश्चिम राजस्थान में पेट्रोलियम के प्रमुख क्षेत्र पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 4 बेसिन है जो पश्चिम राजस्थान में पेट्रोलियम खनन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। यदि आपको प्रमुख कुएं देखें पेट्रोलियम के लिए, काम दिखोगा, मंगला है जो पहला कुआ था बाड़मेर में, जैसे जो विजय है, कामेश्वरी है, यहाँ आप देखो सरस्वती है, ठीक है, भाग्य है, ये कौन से हैं? पेट्रोलियम के। पेट्रोलियम प्रमुख कुएं देख लीजिए एक बार, जैसे मंगला, विद्या, ऐश्वर्या, सरस्वती, कौन सी? एक मिनट रुकिए, सरस्वती, भाग्या,
ये प्रमुख क्या है, पेट्रोलियम के कुएं हैं। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, मंगला, विजा, ऐश्वर्या क्या है, पेट्रोलियम खनन, पेट्रोलियम क्षेत्र है, या भारत की प्रमुख एक्ट्री, या बोल सकते हो अभिनेत्रियों के नाम है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखो इस विजय, ऐश्वर्या, सरस्वती, आप सोच के लगोगे कि भारत की प्रमुख अभिनेत्रियों के नाम है, लेकिन अभिनेत्रियों नाम नहीं है, ये पेट्रोलियम के खनन क्षेत्र है। आगे देखिए, लिग्नाइट, लिग्नाइट क्या है, लिग्नाइट राजस्थान में पाए जाने वाले कोयले के प्रकार, लिग्नाइट क्या है, कोयला। कोयला प्रमुख खनन क्षेत्र कौन से हैं, जैसे आप देखोगे कपूरनी, एक मिनट रुकिए, जैसे कौन कौन से हो जाएगा, कपूरनी, पलाना, ठीक है, कपूरनी है, पलाना है, ये प्रमुख क्या है, लिग्नाइट कोयले के क्षेत्र है। चूना पत्थर सर्वाधिक कहां पाया, चूना पत्थर बिलाड़ा, जोधपुर में, बिलाड़ा, जोधपुर, बिलाड़ा, जोधपुर में, ठीक है। ये प्रमुख खनन, ये चूना पत्थर के क्षेत्र हो गए। प्रश्न पूछता मानेरा, टीबा प्रमुख खनन क्षेत्र कैसे, प्राकृतिक गैस से, पेट्रोलियम बता दिया, लिग्नाइट बता दिया, चूना पत्थर बता दिया। जैसलमेर में कौन कौन से हैं, गोटारू, बागेवाला, गाडेवाला, मानेरा, टीबा। प्रश्न आ जाएगा गोटारू और बागे वाला क्षेत्र है, किससे संबंधित है, या किस जिले में पाए जाते हैं, तो जैसलमेर संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुंभलगढ़ तथा गोविंदा के मध्य की उच्च भूमि को कहलाती है, उच्च भूमि किस नाम जान, कहां से, कुंभलगढ़ से लेकर गोविंदा के मध्य। पहला दे रखा है ऊपरमाल, ऊपरमाल देखिए बार क्या है ऊपरमाल, ऊपर माल, ऊपरमाल क्या है, ऊपरमाल एक पठारी क्षेत्र है, जो कहां पर मिलता है, भैंसरोडगढ़ से लेकर, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया, बिजोलिया के मध्य पाया जाता है। कौन सा पठार, ऊपरमाल का पठार, भैंसरोगढ़ से लेकर बिजोलिया के मध्य, ये क्या है, ये क्या है, पठारी क्षेत्र है, कौन सा ये, पठार है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सी पठारी बात हो रही है, कौन सा है, नेक्स्ट देखिए आप, बोराट का पठार, बोराट, बोराट क्या है, पठारी क्षेत्र है, कहां से कहां पर, कुंभलगढ़ से लेकर, कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा, गोगुंदा के मध्य देखने मिलते हैं, और ये क्या है, पठार है। आगे देखिए गिरवा, ये गिरवा ऐसे नहीं आएगा, गिरवा कैसे आएगा, ऐसे आएगा, मिसप्रिंट लिखने में गिरवा ऐसे आता है। गिरवा क्या है, गिरवा, गिरवा कहां पाई जाती है, गिरवा उदयपुर जिले में, गिरवा उदयपुर जिले में। ये क्या है, ये तस्त्री नुमा, तस्त्री नुमा पहाड़ी है, तस्त्री नुमा क्या है, ये पहाड़ी है, ध्यान क्या रखना है, ये पठार नहीं पहाड़ी है, पठार नहीं क्या है, ये पहाड़ी है। आगे देखिए उड़िया, ये उड़िया है, इसे क्या कहते हैं सर, उड़िया, उड़िया, उड़िया भी आ सकता है, उड़िया भी आ सकता है। उड़िया क्या है, उड़िया क्या है, उड़िया क्या है, पठार है, और कहां पाया जाता है, पहले ये लिख लीजिए कहां पाया जाता है, माउंट आबू,
माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में। यह भी क्या है, एक पठार है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, समझ में आ गया। ऊपर माल क्या है, भैंसुरगढ़। अभी जिला देखना चाहोगे, भैंसुरगढ़ कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। कौन जिले में है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं आपको, चित्तौड़गढ़। बिजोले कहां पर है, भीलवाड़ा में। कुंभलगढ़ कहां पर है, राजसमंद में, राजसमंद में। गोकुंदा कहां पर है, उदयपुर में। ये आ गया, माउंट आबू लिख दिया सिरोही में। तो अब देखिए, वापस देखिए, ऊपर माल है भैंसुरगढ़ से लेकर बिजोलिया के मध्य एक पठार है जो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य फैला हुआ है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर तक फैला हुआ एक पठारी क्षेत्र है। गिरवा, गिरवा एक पहाड़ी है जो तस्तिरनुमा पहाड़ी है, उदयपुर जिले में पाई जाती है। उड़िया का एक पठार है जो माउंट आबू सिरोही में पाया जाता है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। प्रश्न पूछा कुंभलगढ़ से गोगुंदा मध्य कौन सा पाया जाता है, बोराट का पठार। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। गिरोह बता दिया। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से घुमाया जा सकता है। प्रश्न दे देगा, निम्न में से कौन सा एक पठारी क्षेत्र नहीं है। पहला उपरमाल, भोराट, गिरवा, उड़िया या उड़िया। तो कौन सा पठार नहीं है, गिरवा है, वो पठार नहीं, पहाड़ी है। तो राइट आंसर फिर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो अभी लेना चाहो तो आप। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है। इसमें पश्चिम राजस्थान घास नहीं है। देखिए एक बार राजस्थान पाए जाने वाली प्रमुख घासों देखिए एक बार आप। कौन सा राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में लिखिए, पश्चिमी राजस्थान की घास। कौन कौन सी घास पाई जाती है, देखिए पश्चिम राजस्थान घास, जैसे फर्स्ट देखोगे यहाँ पे सेवन, सेवन घास। जैसे सेकंड धामण। थर्ड देखिए मुरात, मुराद। आगे देखिए और देखो जैसे मोचिया, मोचिया। कराड़। और सिक्स देखोगे अंजन। ये पश्चिम राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख क्या है, घास है। ठीक है, इसमें सेवन क्या है, सबसे पौष्टिक घास, सबसे पौष्टिक घास है। आगे देखिए दामन क्या है, दूधारू पशु, दूधारू पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ घास कौन सी है, दामन घास है। सेवन, दामन, मुराद, मोचिया, कराड़, अंजन। कौन सी, अंजन। ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख क्या है, घास है। ठीक है, प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी घास पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास में नहीं है। कौन सी नहीं है, सेवन है, बिल्कुल सेवन तो पाई जाती है, बिल्कुल है। कराड़, कराड़ी पाई जाती है। दामन, दामन पाई जाती है। सालर नहीं है। कौन सी नहीं है, सालर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए सालर क्या है, सालर क्या है, सालर वृक्ष है एक, कहां पर पाया जाता है ये अलवर, अलवर और उदयपुर, अलवर और उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 450 मीटर की ऊंचाई पर ये देखने को मिलते हैं। कौन से, सालर वृक्ष। आगे समझ में, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सुंदर माता मंदिर, रोपवे, जालोर, मनसब कुलकर्णी माता मंदिर रोपवे उदयपुर, बालाजी बालाजी रोपवे सामोद जयपुर, सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही। देखिए कौन सा सही नहीं है। आपको पता है रोपवे तो वर्तमान में सरकार द्वारा रोपवे घोषित किए जा रहे हैं, नए नए रोपवे बनाए जा रहे हैं, तो आपको करंट से जुड़ना है और ध्यान रखना है कि रोपवे कौन कौन से हैं, किस किस जिले में। ठीक है, प्रश्न ने पूछा है कौन सा रोपवे सही नहीं है। पहला बिल्कुल सही है, सुंदर माता मंदिर रोपवे जालोर में, बिल्कुल राइट है, सुंदर माता जालोर में है। ये राजस्थान कौन सा है? फर्स्ट रोपवे, राजस्थान का फर्स्ट रोपवे कहां पर है? ये राजस्थान फर्स्ट रोपवे जालोर जिले में 2006 में इसे बनाया गया था। अगला मनसा पूर्णकर्णी माता मंदिर रोपवे उदयपुर में, बिल्कुल राइट है। आगे देखिए बालाजी मंदिर रोपवे सामोद हनुमान जी मंदिर जयपुर में, बिल्कुल राइट है। सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही, बिल्कुल गलत। आपको पता है सावित्री माता मंदिर है वो पुष्कर में, पुष्कर अजमेर में। कहां पर है? पुष्कर अजमेर में। राइट आंसर क्यों? ऑप्शन के ऊपर हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? देखिए थोड़ा फास्ट कीजिए, क्लास लंबी होगी फिर। इसके बारे में मरु राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जैसलमेर और बाड़मेर जिले में, जैसलमेर व बाड़मेर, बाड़मेर जिले में। आगे देखिए जैसलमेर और बाड़मेर जिले में इसका क्षेत्रफल कितने का है? 3162 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा उद्यान है? मरु राष्ट्रीय उद्यान। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गोडावन, गोडावन पक्षी की शरण स्थल के रूप में जाना जाता है। गोडावन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। गोडाउन पक्षी लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। कब घोषित किया गया था? 1981 में, 1981 में उद्यान का दर्जा। ठीक है, ध्यान रखना है नाम में राष्ट्रीय उद्यान जरूर आता है लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है बल्कि क्या है? ये उद्यान ही है ये। ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर जिले में फैला हुआ है, लेकिन आपसे दोनों में से एक ऑप्शन पूछा जाए तो देखिए कौन जिले में? जैसलमेर जिले में अधिक मात्रा में, बाड़मेर में कम है। जैसलमेर में क्या है? इसकी मैक्सिमम पाया जाता है और जबकि बाड़मेर में क्या है? कम, कम क्षेत्रफल में पाया जाता है। यदि दोनों ऑप्शन में हो तो राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में किस जिले में पाया जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कारण सर्वाधिक क्षेत्रफल जैसलमेर जिले में, बाड़मेर में ये क्या है? कम पाया जाता है। बाड़मेर में क्या होता है? कम होता है, इस कारण जैसलमेर में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए काली मृदा को जानी जाती है कांप मिट्टी, लेटराइट, रेगू या बांगर व खादर मिट्टी। देखिए एक बार पहले देखिए कांप मिट्टी किसे जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी किस नाम जाना जाता है? कांप मिट्टी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी को। कौन सी मिट्टी को? लाल मिट्टी को। लाल मिट्टी को लेटराइट के नाम से। आगे देखिए रेगुन मिट्टी, कौन सी मिट्टी को? काली मिट्टी को। काली मिट्टी कहा जाता है। आगे देखिए बांगर व खादर, कौन सी मिट्टी के प्रकार है ये देखिए बांगर खादर बांग देखिए एक बार। एक मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, जो अभी हमने पढ़ा है कांप या जलोढ़ मिट्टी।
जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसके दो प्रकार है, कौन कौन से हैं? जैसे बांगर, बांगर व खादर, बांगर व खादर। बांगर कौन सी मिट्टी? प्राचीन, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। आगे देखिए, खादर क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बांगर खादर समझ में आ गया। प्रश्न पूछा है काली मिट्टी, काली मिट्टी कौन सी है? रेगुर मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा? सी। इसी के साथ देखिए, काली मिट्टी की और खासियत क्या है? ये हाडोती क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? हाडोती में, हाडोती क्षेत्र में यह देखने को मिलती है। मुख्य विशेषता क्या है इसकी? श्वेत जुताई, जुताई के लिए जानी जाती है। इसे वैज्ञानिक नाम में किस जाना जाता है? वर्टिसोल, वर्टिसोल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये इसके प्रमुख फैक्ट हो गए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? मक्का सर्वाधिक कहां उत्पादित होती है? काली मिट्टी में। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? काली मिट्टी में। सॉरी सॉरी, काली में नहीं, काली में किस पे होता है? सॉरी, मक्का सर्वाधिक किस में होता है? लाल में, लाल मिट्टी में, लाल मिट्टी मक्का उत्पादन होता है। कारण मुख्य क्या है? लाल मिट्टी में लोहा ऑक्साइड पाया जाता है। क्या? लोहा ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होती है। इसी लोहा ऑक्साइड के कारण मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और राजस्थान में लाल मिट्टी, जैसे लाल मिट्टी पहाड़ी क्षेत्र, और सर्वाधिक बात करें दक्षिण राजस्थान, कहां पर? दक्षिण राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में इसका होता है। और दक्षिण राजस्थान कौन संभाग होता है? उदयपुर संभाग। दक्षिण राजस्थान कौन संभाग है? उदयपुर संभाग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जैसे बीकानेर और जोधपुर में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी। कोटा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जैसे अभी देखा हमने, वर्टिसोल या काली मिट्टी। और देखिए, अभी बताया था मक्का, और मैंने बताया था काली मिट्टी। काली मिट्टी में किसका होता है? कपास होता है। काली मिट्टी में, सॉरी बोलने में गलती हो गई, कपास का उत्पादन किस में होता है? काली मिट्टी में होता है। जबकि लाल मिट्टी में मक्का का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज वन नीति लागू कब की गई थी? राजस्थान में वन नीति, राजस्थान वन नीति 2010 में। कब? 17 फरवरी 2010 में राष्ट्रीय राजस्थान की राज वन नीति घोषित की गई थी। ऐसा करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था जिसके द्वारा वन नीति घोषित की गई थी। देखिए एक बार, राजस्थान, राजस्थान राज्य वन नीति कब घोषित की गई थी? 17 फरवरी 2010। ऐसा करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था, या वन नीति घोषित करने वाला। ऐसा करने वाला फर्स्ट राज्य क्या था? राजस्थान था। ठीक है, नवीनतम वन नीति बात करें तो वर्तमान में नवीनतम वन नीति कौन सी है? नवीनतम, नवीनतम वन नीति कौन सी है? नवीनतम वन नीति 5
जून 2023 को घोषित की गई थी, जो राजस्थान की नवीनतम वन नीति है। इसके अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, बनास नदी का उद्गम होता है। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? पूछा गया है करौली पहाड़ी से, बैराट की पहाड़ी से, नाग पहाड़ी से, खमनोर की पहाड़ी से। देखिए सबसे पहले करौली से सामान्य कोई नदी का उद्गम नहीं होता है। कोई छोटी या हल्की नदी होगी, उसके बारे में खास का डाटा नहीं है। कोई ऐसे मुख्य नदी है, उसका कोई उद्गम नहीं होता है। नाग पहाड़ कहां है? अजमेर में। नाग पहाड़ कहां है? अजमेर जिले में। नाग पहाड़ कहां पर है? अजमेर में। नाग पहाड़ कहां पर है? अजमेर जिले में। ठीक है। नाग पहाड़ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? लूनी नदी का। लूनी नदी का। और आगे कहां पर प्रवाहित होती है? गुजरात में प्रवाहित होती है। राजस्थान से निकलने के पश्चात गुजरात में ये प्रवाहित होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बैराट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बात हो रही है? बैराट की पहाड़ी। बैराट की पहाड़ी कहां होती है? बैराट पहाड़ी ऐसे तो बैराट जयपुर में, वर्तमान देखिए कोटपुतली बहरोड। कौन से जिले में? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। ठीक है। इस बैराट की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? देखिए एक बार, बाणगंगा नदी। बाण गंगा नदी। बाणगंगा नदी का इसका उद्गम होता है। और बाणगंगा नदी जैसे बैराट की पहाड़ी कोटपुतली बहरोड से निकलती है, निकलने के पश्चात जयपुर, जैसे कठपुतली बहरोड है जयपुर वाले क्षेत्र में, फिर उसके बाद में दौसा और भरतपुर से निष्कासित होने के पश्चात किसमें मिल जाती है? आगे जाके यमुना नदी मिल जाती है। किसमें? यमुना नदी में मिल जाती है, यूपी में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी है वो कहां पर? राजसमंद जिले में। किस जिले में? राजसमंद। और कौन सी नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी से? बनास नदी। बनास नदी का उद्गम होता है। बनास नदी आगे जाके किस मिल जाती है? चंबल में। चंबल नदी में मिल जाती है। प्रश्न में क्या पूछा था? देखिए प्रश्न को देखिए दोबारा एक बार। प्रश्न को पढ़िए। बनास नदी का उद्गम होता है। बनास नदी कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, जो चंबल की सहायक नदी है। ये आगे जाके चंबल में मिल जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा है बरखान है रेत के टीले, डेल्टा, पहाड़ियां या झीलें। किसके बारे में पूछा है? बरखान। देखिए बरखान क्या है, आप देखोगे राजस्थान में एक मिनट रुकिए। देखिए एक बार राजस्थान में बालू का युक्त प्रदेश कितना पाया जाता है राजस्थान में? 58.50% में बालू का युक्त प्रदेश पाया जाता है। उनमें बालू का स्तूप प्रदेश में बरखान। बरखान क्या है? एक बालू का स्तूप है। बालू का स्तूप है। जो सर्वाधिक बरखान कहां पर है? भालेरी चूरू। भालेरी चूरू। भालेरी चूरू में जो बरखान पाए जाते हैं वो विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध है भालेरी चूरू के बरखान। और कौन से प्रकार का बरखान बरखान है? कौन से प्रकार का बालू का स्तूप है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ
बालू का स्तूप। ऐसे बालू का स्तूप जो 90 डिग्री पर किसी, जैसे मान लो यहां पर कोई रुकावट है और जैसे मिट्टी यहां से आती है और इधर आके टकरा के इससे टकराती है, और इसके पश्चात यहां पर जो 90 डिग्री के सहारे जो बालू का स्तूप बनते हैं, ये बालू का स्तूप कौन से कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। जो बरखान भी एक प्रकार का अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। जो बालेरी चूरू में सर्वाधिक या विश्व प्रसिद्ध बरखान है, तो बालेरी चूरू में पाए जाते हैं। और इसी के साथ जो बरखान बालू का स्तूप है वो कौन सा बाल्यों का युक्त प्रदेश में पाया जाता है, और कितना प्रदेश है? 58.50% में। बालू का मुक्त प्रदेश है वो 41.50% पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरखान क्या है? रेत के टीले। रेत के टीले बोलो या बालू का स्तूप बोलो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेजा बांध बनाया गया है। मेजा बांध कहां बनाया गया है? मेज नदी पर, कोठारी नदी पर, चंबल नदी पर या बनास नदी पर? एक बार देखिए मेजा बांध कहां पर है, जगह देखिए एक बार इसकी। मेजा बांध कहां पर है? ये भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा जिले में है। किस नदी पर है? कोठारी नदी पर। कोठारी नदी पर है। ठीक है, कोठारी नदी बनास की सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी कौन सी नदी है? कोठारी नदी। पर्सन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये मत सोचना मेजा बांध है मेजा नदी पर होगा या मेज नदी पर होगा, बिल्कुल गलत है। मेजा बांध या मेज बांध है कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में, और कोठारी नदी बनास के सहायक नदी। ठीक है, चंबल नदी के बारे में आपको पीछे बता दिया गया है, कहां से निकलती है, हाडोती प्रदेश में बहती है, और इसी के साथ आगे कहां पर मिलती है, बिल्कुल आपको बता दिया। बनास नदी के बता दिया है, कमनौर की पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान निकलती हुई ये आगे जाके किस नदी मिल जाती है? ये बनास नदी मिल जाती है। सॉरी, बनास नदी आगे जाके चंबल नदी मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी। वर्ष पूछा है किस वर्ष में की गई थी? 1958, 1948, 1938 या 1968? देखिए एक बार इंदिरा गांधी नहर परियोजना बारे में देखिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उससे संबंधित 4 सन इंपोर्टेंट है। कौन कौन से? 1948, 1958, 1961, 1984। ये 4 सन है जो इंपोर्टेंट है इससे संबंधित। देखिए क्या क्या डाटा है इनके बारे में। फर्स्ट देखिए 1948, इसमें क्या किया गया था? योजना बनाई गई थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। योजना योजना बनाई गई थी। योजना बनाने वाले कौन थे? कंवर सेन। किसके द्वारा? इंजीनियर कंवर सेन द्वारा। कंवर इंजीनियर कंवर सेन जी द्वारा 1948 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की योजना बनाई जाती है। 1948 में क्या किया जाता है? इसका शिलान्यास। इसका शिलान्यास कब किया जाता है? 1958 में। किसके द्वारा किया जाता है? गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा। गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा इसका 1958 में शिलान्यास किया। 1961 में क्या किया जाता है? इसका उद्घाटन। उद्घाटन उद्घाटन करता कौन थे? सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा क्या किया गया था? इसका उद्घाटन किया था। 1984 में इसका नाम परिवर्तित किया जाता है, नाम चेंज किया जाता है इसका। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था राजस्थान नहर
और 2 नवंबर 1984 को इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है। अब प्रश्न में क्या पूछा है? कंवर सेन जी द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कंवर सेन जी द्वारा कब की जाती है? 1948 में। 1948 कौन से? ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 1958 क्या है? शिलान्यास किया जाता है गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। 1938 और 1968 इससे संबंधित कोई इंपॉर्टेंट सन नहीं है। एक मिनट रुकिए। देखिए, लगभग हमने 20 से 25 क्वेश्चन कर चुके हैं रीड L1 में आए हुए क्वेश्चन राजस्थान के ज्योग्राफी संबंधी। अभी और क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है 150 क्वेश्चन आते हैं और अभी तक हम 47 तक पहुंचे जो राजस्थान के ज्योग्राफी जो क्वेश्चन आए उनको लिए है। अभी जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और नेक्स्ट क्लास के पश्चात हमारी रीड L1 में ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमें देख लेंगे। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और शेष बचे हुए क्वेश्चनों के साथ में।